हाय दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है। ये जो अपन एक्ट पढ़ रहे थे, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, इसका अध्याय 4 आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड की व्यवस्था दोस्तों इसमें की गई है। और 15 से 22 से 23 सेक्शन तक जो है ये अपना चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं धारा 15 आतंकवादी कार्य। आतंकवादी कार्य कौन से कहलाएंगे, पहले अपन इनको जानेंगे, तभी तो अपन इनके लिए दंड दे पाएंगे कि कौन से। अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे विधि विरुद्ध कार्य और संगम, अपन पढ़ेंगे आतंकवादी कार्य। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशा से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से निम्नलिखित कुछ काम हैं जो करेगा। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हम याद रखना है दोस्तों। प्रश्न ऐसे ही बनता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आतंकवादी कार्य में आएंगी। तो पहले भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, जिसमें आर्थिक सुरक्षा भी है, या प्रभुता। तो 4 चीज़ें जी अपन को याद कर लेना है। इनको आतंक फैलाता है किस आशय से, देखो अब आशय पढ़ेंगे अपन। ए, बमों, डायनामाइट। बम तो सभी जानते हैं, डायनामाइट वो होता है, आपने कहीं पत्थर उखाड़ने के लिए होता है, जो नीचे सेल लगा देते हैं और उसको विस्फोट करते हैं तो पत्थर जो है टूट जाता है। ये भी डायनामाइट एक प्रकार का बम है, जो अंदर लगाने के बाद जो है ज़मीन को उफाड़ देता है। या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या अग्नायुध बंदूक वगैरह होती है, जैसे मतलब आग लगा, जैसे फायर होता है, फायर आर्म्स कहते हैं इसको, ठीक है। या अन्य प्राणहर आयुधों। प्राणहर आयुधों माने जिनसे सीधे क्या है, जान जा सकती है किसी की, उसके प्रहार से जान जा सकती है, ये प्राणहर आयुध होते हैं। या विष, जहर या अपायकर गैसों, कई गैसें ऐसी होती हैं जिनको सूंघने से या छोड़ने से आदमी मर जाता है। या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हों या अन्यथा। जैसे ये जैविक वगैरह वायरस वगैरह होता है, ये जैविक होता है। रेडियोधर्मी जैसे मोबाइल वगैरह से रेडियो तरंगों से जो नुकसान पहुंचा जाता है वो रेडियोधर्मी होती है। और न्यूक्लियर तो आप जानते ही हैं, ये बम वगैरह जो होते हैं ये न्यूक्लियर के अंतर्गत आते हैं। एटम बम भी नहीं इसी के लिए आता है, न्यूक्लियर वार के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे नंबर 1 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है, होने की संभावना होती है। या तो कोई मर जाता है या उसको ऐसी कोई क्षति होने की संभावना होती है या क्षति होती है, तो तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। संपत्ति की हानि, नुकसान, विनाश या इसके होने की संभावना होती है। भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना होती है। तो आतंकवादी क्या, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, मान लो पेट्रोल डीजल आ रहा है उसमें, या अन्य खाद्य सामग्री आ रही है, तो आपने उसको मतलब रोक के रख लिया। या कोई दवाई आ रही है तो उसको नहीं आने दे रहे हैं आप। मतलब जीवन के लिए जो अनिवार्य चीज़ें हैं या सेवाएं हैं, उनको रोकना भी जो है, ये सब कार्य क्या कहलाते हैं, आतंकवादी कार्य कहलाते हैं। इसके बाद अगला है उच्च क्वालिटी के कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारक होता है या होने की संभावना होती है। ऐसे बेईमानी से जाली नोट, सिक्के वगैरह आप अगर चलाते हैं और इससे सरकार को क्या है, नुकसान होता है, आर्थिक स्थिरता जो है गड़बड़ाती है, तो वो भी आतंकवादी कार्य होता है। जैसे अपन पाकिस्तान से बहुत सारा नकली नोट ले आए और यहाँ पर चला दिया, तो ये सब क्या है, ये भी उसके अंतर्गत जो है आता है। भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उन्हें किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग के लिए किए जाने के लिए आश्रित भारत में या किसी विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। तो ये भी दोस्तों क्या है, सब इसमें काय में आएगा अपना, ये आतंकवादी कार्य में आएगा। लोक कार्यों माने जैसे पुलिस हो गई, कलेक्टर, एसडीएम, मतलब जो लोक सेवक होते हैं। धारा 21 आईपीसी, इसमें लोक सेवक बताए गए हैं कि कौन कौन लोक सेवक होगा। तो इसमें 12 प्रकार के जो है लोक सेवक बताए गए हैं। तो लोक कृत्यकारियों माने वो सभी 12 प्रकार के उसमें आएंगे,
ठीक है, क्योंकि अलग से तो यहाँ परिभाषा दी नहीं गई इन सब शब्दों की। तो IPC CRPC में जो शब्द दिए गए हैं वही माने जाते हैं। तो वहीं से आप धारा 21 खोल के देख लेना, तो लोक कृत्यकारी समझ में आ जाएंगे आपको। को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, तो ये देखना है आप वहाँ पे 349-50 में देखना, वहाँ पे आपको आपराधिक बल मिल जाएगा कि या बल की परिभाषा फिर आपराधिक बल क्या होता है। के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसे करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। ये सब दोस्तों अगर सामान्य करे वो तो अलग धाराएं लगेंगी IPC वगैरह की, लेकिन भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक स्थिरता, प्रभुता, इन सबको ध्यान में रखते हुए सब कार्य कर रहा है, तो ये आतंकवादी कार्य माने जाते हैं। ठीक है, उसके संबंध में किसी लोक सेवक को पे आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, अन्य क्षति कारक करता है, तो वो भी आतंकवादी कार्य समझा जाएगा। C, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना मतलब पकड़ के रखना, बांध के रखना, एक कमरे में बंद करना, ऐसा निरुद्ध करते कि उसको कहीं नहीं आने देना। उसका व्यापरण करना, तो व्यापरण अपराध ये 360-61 जो है IPC की, उसमें देख लेना। व्यापरण अपराध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्यापरण जो है बच्चों का होता है या भारत से बाहर किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तब होता है। और अपहरण आप जानते हैं बलपूर्वक इसमें ले जाया जाता है। या यहाँ से किसी व्यक्ति को मारने या क्षति पहुँचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार, किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, निरुद्ध करता है। अपहरण कर लिया, या तो कोई ऐसा काम बताता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो जो करना चाहिए उसको, ठीक है, जो करना चाहिए उसको रोकता है तो भी अपराध है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करवाता है तो वो भी अपराध है। तो ये सब जो क्या है आतंकवादी कार्य कहलाते हैं। अब स्पष्टीकरण इसके देख लें, दो इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं, A और B। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक कृत्यकारी से संविधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत हैं। तो लोक कृत्यकारी को इनने और ज़्यादा डिफाइन कर दिया है कि संविधानिक प्राधिकारी मतलब संविधान में जिन जिन की बताया गया है प्राधिकारियों को, वो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में जो अलग से बताए गए हैं उनको। तो लोक कृत्यकारी थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर दिया है धारा 21 के अलावा भी, इसको जो है इसमें जोड़ दिया गया है। तो लोक कृत्यकारी क्या होंगे अपन को ये ध्यान में रखना है। ए वाला ये स्पष्टीकरण अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है। अगर ये ऑप्शन में आता है लोक कृत्यकारी में दोस्तों, तो यही ऑप्शन जो है सही माने जाएंगे। संविधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राज्यपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी जो है अभिप्रेत है। उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी तीसरी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उनके अनुरूप है उस रूप में घोषित की जाए। यह कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आतंकवादी कार्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य आता है जिससे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट संधियों में से किसी की परिधि के अंतर्गत अपराध घटित होता है और जो उनमें उस रूप में परिभाषित है। तो जब अपन अनुसूची दूसरी पढ़ेंगे तो उसको अपन है जो है वहाँ अपन देख लेंगे कि इसमें निर्दिष्ट अगर संधियाँ कोई करता है, इसकी परिधि, इसकी मतलब इसकी सीमा रेखा के अंतर्गत कोई अपराध घटित करता है, तो ये भी आतंकवादी कार्य माना जाएगा। अब आता है आतंकवादी कार्य के लिए दंड धारा 16 में है दोस्तों, याद रखना। वहाँ पे 13 में था विधि विरुद्ध कार्य के लिए दंड। तो ये आतंकवादी कार्य के लिए दंड है। जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा वह है यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दंड आजीवन कारावास दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। आतंकवादी कार्य के अंतर्गत अगर कोई मर जाता है तो उसको मृत्यु दंड आजीवन कारावास की जो है सजा होगी। और B, किसी अन्य दशा में 5 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जो है जुर्माना भी देना पड़ेगा। 17 धारा 17 आतंकवादी कार्य के लिए निधियाँ जुटाने के लिए दंड। जो भी निधियाँ जुटाई हैं उनके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। तो जो कोई भारत निधियाँ मतलब पैसा डब्बल वगैरह सारी
जो आवश्यक चीज़ें होती हैं आर्थिक प्रबंध को निधियाँ कहते हैं। जो कोई भारत में या विदेश में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, भले सामने नहीं आ रहे आप, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उसी का काम कर रहे हैं, से किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से, चाहे किसी विधि सम्मत या विधि विरुद्ध स्रोत से, विधि सम्मत ये नहीं कह सकते आप कि हम जो लीगल पैसा कमा के इसको दान कर रहे हैं या इसका काम कर रहे हैं, नहीं, चाहे लीगल स्रोत हों चाहे इलीगल हों, आप तो निधियाँ जुटा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, संग्रहित करा रहे हैं या इसका करने का प्रयास कर रहे हैं, यह सब जानते हुए कि आप इन व्यक्तियों को जो है आतंकवादी संगठन के लिए या आतंकवादी गैंग के द्वारा इसका आतंकवादी कार्य में जो है उपयोग करना है, पूर्णतः या भागता, भले आपका 500 रुपया लगना है उसमें आतंकवादी कार्य में, 1500 अच्छे काम, तो वो भी सब क्या है आतंकवादी कार्य में जो है माना जाएगा। तो इसमें दोस्तों सजा है ऐसी अवधि कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक दोस्तों जो है हो सकेगी। निधियाँ जुटाने में भी सजा कितनी है, कम से कम 5 साल की और आजीवन कारावास तक जो है हो सकेगी। अब अपन स्पष्टीकरण इसका देख लेंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिए इसमें वर्णित किसी भी कार्य में भाग लेने, संगठित होने या उसके संचालन करने से अपराध गठित होगा। ठीक है, भाग लेने, संगठित होने या कुछ भी किया आपने और अपराध जो है गठित हो गया आपका। निधियाँ जुटाने के अंतर्गत उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से निधियाँ जुटाना, संग्रहित करना या उपलब्ध कराना, ये चीज़ें भी उसमें जो है आ जाएंगी। ऐसे प्रयोजन के लिए जो विनिर्दिष्ट धारा 15 का अधीन नहीं आता है, किसी व्यक्ति आतंकवादी या आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन के फायदे के लिए किसी रीति से निधियाँ जुटाने या संग्रहित करने या उसको उपलब्ध कराने को भी अपराध समझा जाएगा। धारा 15 के अंतर्गत भी जो निधियाँ जुटाई आएंगी उनके लिए आतंकवादी गैंग के लिए काम किया जाएगा, वो भी आतंकवादी में जो है आएंगे। षड्यंत्र के लिए दंड, तो दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र कहाँ है, 120A में है, IPC में परिभाषा दी गई है उसकी, और 120B में जो है दंड की व्यवस्था की गई है। तो आप उसको वहाँ जाके देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको जो समझ में आ जाएगा। जो कोई षड्यंत्र आदि के लिए दंड क्या है, धारा 18 में देखेंगे अपन। जो कोई आतंकवादी कार्य करने, आतंकवादी कार्य किए जाने की तैयारी का कार्य करने का षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा, तैयारी का कार्य करेगा, तैयारी भी यहाँ पे अपराध है, बहुत कम जगह पर अपराध होती है दोस्तों तैयारी, या षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा, प्रयत्न बहुत जगह पे अपराध जो है होता है, या उसके किए जाने का पक्ष पोषण करेगा, मानो समर्थन करेगा कि करो आप तो ऐसा काम, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, उद्दीपन करेगा। उद्दीपन दोस्तों आप लोग जानते होंगे, यह भी IPC का जो है मैटर है। ठीक है, चोरी के बाद का ये जो है चैप्टर है। निर्देश देगा या जानबूझकर उसका किया जाना सुकर बनाएगा, सुकर बनाएगा मतलब क्या करेगा, आसान बनाएगा। वहीं से कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास दंड। दोस्तों ऐसे बहुत सारी सुविधा हमें ये निकल के आ रही है कि सजा एक सी लगभग सेम मिल रही है, 2-3 पॉइंटों में, पिछले 5 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक। आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड 18A भी दोस्तों बहुत ज़रूरी याद कर लेना, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें ABCD इन सेक्शंस को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सीधी सेक्शन आ जाएगी, आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड किस धारा में दिया गया है, तो 18A आपको लगा देना है। जो कोई आतंकवाद में प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा या कराएगा, तो ऐसी अवधि कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। 5 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास तक जो है अगर शिविर लगा रहे हैं आप और जो है लोगों को शिक्षित कर रहे हैं आतंकवादी कार्य करने के लिए। B आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती के लिए दंड, आप भर्ती निकाल रहे हैं उनकी, ठीक है, व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए भी जो है 5 साल तक से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इसके बाद आते हैं संशय देने के लिए दंड। तो दोस्तों आप सबसे पहले बता दें, किसी चीज़ की तैयारी होती है, कोई अपराध मन में मेंसिरिया आता है तो तैयारी, डकैती वगैरह की तैयारी अपराध होती है, बहुत कम अपराधों की, जैसे मान लो भारत के विरुद्ध युद्ध करना है 122 वगैरह में 124, तो यहाँ तैयारी अपराध होती है। इसके बाद होता है आदमी में क्या होता है, प्रयत्न होता है अगली स्टेज। तो प्रयत्न बहुत से अपराधों का जो है अपराध होता है, बहुत से अपराधों का अपराध होता है प्रयत्न करना। फिर अपराध कारित होता है और उसके बाद अपराध होने के बाद जो अपराध की स्टेज है वो है संशय देना, किसी अपराधी को जो है छिपाना। तो संशय देने के लिए दंड, जो संशय की परिभाषा देख लेना है आप,
शायद आपको वहाँ मिलेगी 52A में, IPC 52A में जो है 52A IPC में आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये। ठीक है, थोड़ा इधर इधर हो जाए दोस्तों तो नाराज़ नहीं होना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 4 सेक्शन और पढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह व्यक्ति आतंकवादी है स्वेच्छा संदेश देगा या छपाएगा, या संदेश जानते हुए कि आतंकवादी है उसको छपाएगा, स्वेच्छा की परिभाषा धारा 39 में है IPC, तो वहाँ आप देख सकते हैं स्वेच्छा क्या कहलाता है। संदेश देने या छपाने का प्रयास करेगा वहाँ से कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक। यहाँ पर केवल अपराध के बाद आप छुपा रहे हैं तो छुपाने मात्र में कम से कम 3 साल की सज़ा अगर दोषी पाए जाते हैं, और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माने का। तो ये संसद देने के लिए दंड कितना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 वर्ष की सज़ा है। तो दोस्तों इसको याद कर लेना। मिनिमम है, माने न्यायाधीश भी चाहे कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं 3 वर्ष से कम की जो है नहीं दे सकता है, और आजीवन कारावास तक दे सकता है। ठीक है, परंतु यह धारा के मामले में लागू नहीं होगी जैसे संदेश देने या छपाने का अपराधी की पति या पत्नी द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक बात और यहाँ बहुत अच्छी आई है, इसमें नहीं, किसी भी अपराध में अगर संशय पति को पत्नी द्वारा दिया गया अपराध के बाद उसने छपाया है तो वो दोषी नहीं मानी जाएगी, और अगर पत्नी ने अपराध किया है और पति ने छपाया है दोस्तों तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर अपराधी पति से कोई अपराध हुआ है तो अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा दोस्तों, तो वो कहाँ जाएगा। और अपराध इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कानून की दृष्टि में दोनों को अलग अलग व्यक्ति नहीं माना गया है, एक यूनिट जो है माना गया है, एक इकाई पति और पत्नी को माना गया है। जब तक वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में ना खड़े हों तब तक वो एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। उनसे नहीं पूछा जा सकता है कि तुम्हारी एक दूसरे के बीच में क्या बातचीत हुई, उसने तुम्हें क्या बताया, क्या प्लान था, क्योंकि पति और पत्नी के संबंध दोस्तों ऐसे होते हैं कि वो एक आत्मा माने जाते हैं। तो पति और पत्नी पर यह धारा ये नहीं, कहीं भी संशय का कोई भी अपराध हो वो पति और पत्नी पर लागू नहीं होता है। पत्नी तो अपने पति को छिपाएगी नहीं तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड, मात्र इनका सदस्य होने के लिए दंड की व्यवस्था है धारा 20 में। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कार्य में संलिप्त है वहाँ से कारावास जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, इसमें मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं है, केवल अधिकतम आजीवन कारावास तक की बताई है सदस्यों ने। 21 आती है आतंकवाद की आगमों को धारित करने के लिए दंड। आगम अपन ने पहले पढ़े हैं क्या क्या आगम आए हैं, तो पिछले लेक्चर में तो उसको देख लेना है आप। तो उनको धारित करने के लिए माने अपने पास रखने के लिए, धारित करने माने धारण करने वाला। जैसे मान लो नोट होता है, कोई नोट देखा आपने 100 का, 500 का, 50 का, उस पर देखना कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये नोट जिसके भी हाथ, और कौन दे रहा है वचन, गवर्नर दे रहा है RBI का, कि जिसके भी हाथ में ये टुकड़ा होगा कागज़ का उसको मैं 500 रुपये दूंगा। इसलिए वो नोट दोस्तों जो है चलता रहता है, क्योंकि उनने गारंटी ली है कि हमारे पास जो भी इसको लेके आएगा हम उसको 500 रुपये देंगे। तो धारक मतलब जिसके पास हाथ में वो चीज़ है वो धारक होता है। तो आतंकवाद के आगमों को धारित करने के लिए दंड जिसके पास ही पाया जाएगा। जो कोई जानबूझकर किसी आतंकवादी कार्य के किए जाने से व्युत्पन्न कोई आतंकवादी कार्य हुआ है, उससे जो कोई पैसा मिला है, आगम हुए हैं या अभी प्राप्त की गई आतंकवादी निधि के माध्यम से अर्जित की संपत्ति को धारित करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सके दंड नहीं होगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आजीवन कारावास है, मिनिमम सजा का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। अगला आता है साक्षियों को धमकी देने के लिए दंड। इसमें जो साक्षी होंगे केसों में जिनकी ट्रायल कोर्ट में चल रही है उनको अगर आप धमकी देते हैं तो दंड, अगर 195 की व्यवस्था है IPC में, अगर आप दंड देते हैं अन्य मामलों में IPC, लेकिन यहाँ पर धारा 22 में अलग से व्यवस्था दोस्तों की गई। साक्षी को धमकी देने के लिए दंड, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोई साक्षी है या किसी अन्य व्यक्ति को जिनमें वह हितबद्ध हो, जैसे मान लो कोई साक्षी है गवाह या उसके परिवार वाले को, माता पिता भाई बहन जो उससे हितबद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ है, उसका हित है, हिंसा की धमकी देगा कि हम आपको मार देंगे, पीट देंगे, या साक्षी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें साक्षी हितबद्ध हो दोषपूर्वक अवरुद्ध करेगा, मतलब रोकेगा, परिरुद्ध करेगा, माने कहीं चारों तरफ से
परिरुद्ध करेगा माने चारों तरफ से रोकेगा, अवरुद्ध करेगा मतलब रास्ता रोकेगा एक तरफ जाने से। उक्त कार्यों में से किसी कार्य करने की आशा से कोई अन्य विधि विरुद्ध कार्य करेगा वहाँ से कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। मात्र धमकी देने में 3 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने से भी जो है दोस्तों दंडनीय है। अब कंपनियों द्वारा अपराध, इसको जरूर याद कर लेना 22 से अलग से अपन सारे जो हैं अभी नहीं बताऊंगा मैं अगले चैप्टर में। एक इसके लिए कंपनियों द्वारा अपराध हो गए, ठीक है, संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, ठीक है, जमानती अजमानती है ये एक्ट, कब इन्फोर्समेंट इसका हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें, कौन इसमें नियम बना नहीं सकती, किसके पास है, कहाँ कहाँ लागू है। तो इसका एक विधिवत जो है मेरे पास चार्ट है दोस्तों, जिसको आप देखने के बाद आपके कम से कम 30-40 प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे। इसको मैं कभी भी किसी भी अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत ही दोस्तों कार्य वैसे लोक सेवक किस धारा में, अधिकतर एक्टों में जो है लोक सेवक की परिभाषा एक धारा में दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही शानदार, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले आप इन चीज़ों को पढ़ लें। कंपनियों द्वारा अपराध, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति जिसमें कंपनी के संप्रवर्तक भी हैं उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। जो मैं भार साधक था उस समय चार्ज में था, इंचार्ज था और उत्तरदायी था, उन सब के विरुद्ध सब दोषी समझे जाएंगे। क्योंकि पैसे की वसूली कंपनी से हो सकती है लेकिन सजा तो कंपनी को हो नहीं सकती। जैसे मान लो कोई मार्बल कंपनी है तो उसके जो अधिकारी होंगे, प्राधिकारी होंगे, वो सजा के भागी होंगे, ठीक है। और इनने अगर सावधानी नहीं बरती है अपने काम में तो ही सजा होगी, उन्हें अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अपन ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए इसमें अपन इसको ये है 2 पढ़ लें सीधा का सीधा। किसी बात के होते हुए जहाँ अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक मतलब मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है। आपने सहमति नहीं दी लेकिन आप चुप रहे तो भी आप जो है दोषी माने जाते हैं। अपराध का किया जाना उसी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है। वहाँ ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए दोस्तों कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत, चाहे वे निगमित हो या ना हो, और फर्म और व्यक्तियाँ ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। कोई फर्म बनती है 4 पार्टनर तो चारों के 4 पार्टनर जो है उसमें भागीदार होंगे। 22 सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध, जो ट्रस्ट होते हैं या सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं उनके द्वारा अपराध। तो ये भी जो है इनके विरुद्ध जो इनके संप्रवर्तक वगैरह जो होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, वो ही दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सोसाइटी से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण मतलब सजाएं वही हैं जो अपन ने सजाएं पढ़ ली हैं। सजाएं कोई अलग से नहीं है कि जिसमें आजीवन कारावास है उसमें आजीवन कारावास, जिसमें मृत्युदंड से मृत्युदंड कोई। लेकिन यहाँ पे कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे उनके बारे में ABCD में बताया गया है, ठीक है। अब 22 अपन जो है C पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन को अलग से थोड़े जुर्माने वगैरह की जो व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं और सजा की अलग से जो व्यवस्था की गई है उसके लिए अपन दोस्तों देखते हैं 22C। कंपनी, सोसाइटी या न्यास द्वारा अपराध के लिए दंड। कंपनियां, सोसाइटी और न्यास यानी ट्रस्ट, जहाँ अधिनियम के अधीन कोई अपराध था स्थिति की समन्वय किसी सोसाइटी या किसी न्यास द्वारा किया जाता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंतर्गत कंपनी या न्यास का संप्रवर्तक या न्यास का व्यवस्थापक भी है जो उस धारा के समय कारोबार संचालन की भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसी अवधि की कारावास की 7 वर्ष से कम नहीं होगी। दोस्तों वहाँ पर 5 वर्ष थी, यहाँ पर 7 वर्ष है, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा। और जुर्माने के लिए भी जो 5 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा और 10 करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी, सोसाइटी या न्यास दोषी पाया जाता है दोस्तों तो 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और 5 करोड़ से कम का जुर्माना नहीं होगा और 10 करोड़ तक हो सकता है। और जज भी चाहे, न्यायाधीश भी चाहे तो 5 करोड़ रुपए से कम का जुर्माना जो है नहीं लगा सकता है और 7 वर्ष से कम की सजा नहीं दे सकता है, लेकिन आजीवन कारावास तक जो है दे सकता है। वर्धित शास्तियाँ क्या कहलाती हैं? वर्धित मानना होता है बढ़ा हुआ दंड, बढ़ा हुआ दंड, 3 की जगह 5-6 से वृद्धि करके दिया हुआ दंड।
तो वर्धित शास्त्रियाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठन या किसी आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से विस्फोटक अधिनियम 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 या आयुध अधिनियम 1959 के अधीन किसी उपबंध या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा। जो 4, 5, 6 जो एक्ट बताए गए हैं, इनका उल्लंघन काय के लिए करेगा? आतंकवादी कार्य के लिए करेगा। बम, डायनामिट, परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या अन्य प्राणहार आयुध या भारी विनाश करने योग्य पदार्थ या युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी के कूटकृत भारतीय करेंसी को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में, अनाधिकृत बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखा हुआ और पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में से किसी बात की होते हुए भी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक उसे दंडनीय हो, जुर्माने से भी दंडनीय दोस्तों होगा। ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग की सहायता करने की आशय से उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी विधि का नियम किसी उपबंध का उल्लंघन करने का प्रयास दुष्प्रेरण करेगा या उसके उल्लंघन की तैयारी भी यहाँ पर अपराध है। यह समझा जाए कि उसने उपधारा 1 के अधीन उस उपबंध का उल्लंघन किया है और उपधारा के उपबंधों का उस व्यक्ति के उपबंध में रूपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जिसमें आजीवन कारावास के प्रति निर्देश या अर्थ लगाया जाए कि वह 10 वर्ष के कारावास के प्रति निर्देश है। तो दोस्तों यहाँ पर आजीवन कारावास का 10 वर्ष लगाया जाना है। ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण बात जो है 23 में निकल के आती है। अन्य जगह तब की क्या है? 20 वर्ष लगाया जाना है। ठीक है। टिल्ली डेज लगाया जाना है। अन्य जगह 54, 55, 56 ये IPC वगैरह में वहाँ देखना है आप तो। लेकिन अगर जब दिनों की गणना की जानी है, जैसे मान लो कि उस आजीवन कारावास का 1/4 देना है तो उसका फिर 5 वर्ष होता है, क्योंकि उसको 20 वर्ष जो है गिना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको अगले वीडियो में और सारी चीज़ें इसको कंप्लीट करा देंगे लगभग। और इतना आज हमने पढ़ा दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद।